है तुम्हारा खाना। नहीं मैं वो अराजक तत्व जो इस देश के कानून को नहीं समझ। तीसरे नंबर पर तीन गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी यानी तार जोड़ दिए गए। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भगवान राम के अपमान, कश्मीर में धारा 3। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend? अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, मजे में? और जी थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस के रिएक्शन को लाइक करने में। जेन्युइन आता है, जेन्युइन, रियल। जैसे मोदी जो है उसको देख के रियल जो चीजें निकलती है ना, बस वही रिएक्शन बन जाता है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। कंजूस तुम लोग नहीं हो, तुम लोगों ने मुझको बताया हम आलसी हैं, तो भाई आलस खत्म करो ना। जब हम वीडियोस रोज तुम्हारे लिए ला रहे हैं तो तुम एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर नहीं कर सकते, मतलब हैरत है यार। अब जी आज हम बड़ी अच्छी जो है वीडियो लेकर आए हैं तुम्हारे लिए ढूंढ के, ठीक है। और मैंने वीडियो देखी नहीं है, लेकिन तुम लोगों के साथ देखेंगे कि क्या है। और जो चैनल है उसका नाम बताना जरूरी है। उसका नाम है जी न्यूज लॉन्ड्री हिंदी, ठीक है। तो देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन, क्योंकि इसमें मुझे लगता है जेनजी ने जो इनकी दिमाग जो है वो सही किए थे ना, उसके बाद के साइड इफेक्ट्स हैं मेरा ख्याल है मोदी पे, यही बता रहे हैं, क्योंकि इनका टाइटल हिंदी में था। तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। एक समय था जब हमारे प्रधानमंत्री जी खुद से खुद को दी जाने वाली गालियों की गिनती करते थे। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है, और उनके साथ उनके दरबारी गवैये भी गिनती का गाना गाते रहते थे। मौत के सौदागर से गद्दार तक पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली। समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने 4 गालियां दी हैं। तीसरे नंबर पर तीन गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी यानी 3 पार्टियां हैं। और चौथे नंबर पर बिहार की वीआईपी पार्टी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी पर सिर्फ एक अपशब्द कहा है। जब तक चित्रा जी संजीदगी से गालियों के आंकड़े गिनवा रही थी, तब तक आंकड़ा 130 पर अटका हुआ था। इसके बाद जंतर मंतर पर जेनजी वाले आ गए, मतलब लफंडरों की पूरी फौज आंदोलन पर उतारू हो गई। इन लोगों ने मिलकर चित्रा जी का काम बहुत बढ़ा दिया है। गालियां गिनने वाला यंत्र टूटकर बिखर गया। चित्रा जी की मदद उनके साथी लोग कर सकते हैं, जो इन दिनों चैनल दर चैनल पाठशालाएं चला रहे हैं। वो क्या है कि लोकलाज और सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा को ध्यान में रखते हुए YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करते हुए और अतिशय भारतीय संस्कारों से दबे हम भारतीय आपको वो अति आधुनिक पदावलियां सुना नहीं सकते। लेकिन रचनात्मकता की चाशनी में डुबोकर हमारी इस जेनजी फौज ने कमाल के तूफानी और फनी पोस्टर्स जंतर मंतर के आंदोलन में तैयार किए थे, जो बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली हैं। वो पेशे खिदमत है। मोदी जी इज दैट फ्रेंड आवर मॉम्स यूज्ड टू वार्न अस अबाउट। इतना सा था, तब से फेंक रहा हूँ। Loot us. If resignation letter is too hard to write for you, DM me. I will help you. स्किन केयर तो कर लिया, देश की भी थोड़ी केयर कर लो। कुछ पूछो तुम कहाँ हो? दिलचस्प बात है कि बहुत सारे चैनलों ने जंतर मंतर आंदोलन में इस्तेमाल हुई भाषा को लेकर संस्कार और मर्यादा की दुहाई दी। इस आंदोलन में शामिल बहुत सारे युवाओं ने ऐसे अश्लील शब्दों और गालियों को नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब उस भाषा को सामान्य बना दिया, उन शब्दों को, उन गालियों को सामान्य बना दिया जिन्हें अभी तक सभ्य समाज में अगर कोई सुन ले तो शायद आपके कानों से खून निकलने लगेगा। सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए, ये सबका अधिकार है। लेकिन जो आपने किया, गाली वाली देना सेना से लेकर पुलिस को, ये इस देश में बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या विरोध का मतलब भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ देना, पीएम के खिलाफ गंदी गालियां देना? संविधान की आजादी देता है किसी को गाली देने, अपमानित करने, जानबूझकर अश्लील अभद्र वीडियो फैलाने की असीमित छूट नहीं देता है। और तो और बहन कंगना भी डिरेल हो गई। कंगना रनौत ने जेनजी, खास तौर पर जेनजी लड़कियों को गटर छाप बताया। उन्होंने कहा कि ना तो वो पढ़ाई में अच्छी हैं और ना ही अच्छी गृहिणी बन सकती हैं। इस मासूमियत पर भला कौन नहीं मर जाए, जिन लोगों के कुशल संचालन में देखते देखते टीवी के न्यूज रूम और स्टूडियो खुलेआम गाली गलौज मारपीट का अड्डा बन गए। माँ बहनों का सम्मान जहाँ गालियों और चीख चिल्लाहट से किया जाने लगा, वो जेनजी युवाओं के एक आध हिस्से की बातों को पकड़कर पूरे आंदोलन को गरियाने में लगे हुए हैं। उनका समाज प्रेम तभी जागता है जब मोदी और सत्ता के ऊपर संकट आता है। एक झलक देखते चलते हैं। वाली है तुम्हारा खाना। नहीं मैं वो अराजक तत्व जो इस देश के कानून को नहीं समझते। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाम। ये वो जेनजी युवा थे जिन्होंने शायद इसके पहले किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था,
मगर जब वो सड़क पर उतरे तो गोदी मीडिया के चरण चंपकों ने इन फर्स्ट टाइम आंदोलनकारियों को उपद्रवी, दंगेबाज और गुंडे घोषित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है ये प्रदर्शन छात्रों का नहीं था। क्या कुछ गुंडा एलिमेंट इसमें घुस गया? उपद्रवियों ने सीधे पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया था। पुलिस वालों की संख्या ज्यादा है घायलों की और प्रदर्शनकारियों की कम है। ये छात्र दंगाई थे, ये छात्र आपके बगल में छात्र हैं, ये प्रोफेशनल दंगेबाज छात्र हैं। छात्रों को गुंडा मवाली बनाने भर से बात नहीं बनी तो इन हुड़क चुल्लुओं ने विदेशी साजिश का पुराना शगुफा छेड़ दिया। नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक आंदोलन के तार जोड़ दिए गए। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भगवान राम के अपमान, कश्मीर में धारा 370 की बहाली और भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने। हमारे देश के जनजी की आड़ में कोई ऐसी ताकत तो नहीं लग रही जो भारत का हाल नेपाल और बांग्लादेश जैसा देखना चाहती है। भारत को नेपाल बनाने की जल्दी थी, किसी को संसद तोड़ने की जल्दी थी। इंडिया इज नॉट नेपाल। डोंट यूज दिस मैन, योर मैन सोनम वांगचुक, द सन ऑफ अ कांग्रेस मिनिस्टर, डोंट यूज हिम टू ट्राई एंड पुश द नेपाल मॉडल। और भाई साहब, हमारी बहन रूबिका का मास्टरी दिमाग तो अलग ही लेवल पर काम कर रहा था। उन्हें जंतर मंतर पर आंदोलनकारी बच्चों के लिए आ रहे खाने में भी विदेशी साजिश की बू आने लगी। कोई अमेरिका से खाना ऑर्डर कर रहा है, कोई बांग्लादेश से खाना ऑर्डर कर रहा है। मतलब जंतर मंतर के उस आंदोलन में जो भूख हड़ताल से शुरू हुआ था, जो अनशन से शुरू हुआ था, भूख की चिंता बांग्लादेश के लोगों को सता रही। यही चिंता कई सवालों को जन्म दे रही। सत्ता की चौखट पर नतमस्तक गोदी मीडिया ने चाटुकारिता के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अपने हक के लिए सड़क पर उतरा देश का युवा इन्हें दंगेबाज और विदेशी साजिश करता नजर आता है और खाकी वर्दी और सादी वर्दी में लाठी भांजने वाली पुलिस बेचारी और लाचार। शायद यही वजह है कि प्राइम टाइम की चकाचौंध में पुलिसिया बर्बरता के एक खौफनाक वीडियो गायब रहे। देखो ये वाला सीन कितना गंदा था यार। कैसे लोग हैं जाहिल। ये पुलिस है तो फिर लड़की को थप्पड़ मारा है, लड़की को थप्पड़ मारा है इन्होंने अभी। ये इनको नजर नहीं आया। बात सिर्फ लाठी डंडों और आंसू गैस के गोलों तक सीमित रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन इन युवाओं पर पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया। वही पैलेट गन जिसका नाम सुनते ही मणिपुर और कश्मीर जैसे संघर्षग्रस्त इलाके आपके जहन में आते हैं। इस जानलेवा हथियार का इस्तेमाल पहली बार दिल्ली में हुआ और बाकायदा दिल्ली पुलिस के अधिकारी के आदेश पर हुआ। थाने के रिकॉर्ड में दर्ज एंट्री के मुताबिक मौके पर तैनात एक डिप्टी पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट के आदेश के बाद कम से कम 2 राउंड पैलेट गन से फायर किए गए थे। दूसरी तरफ बिहार है। बिहार पुलिस ने बर्बरता में सबको पीछे छोड़ दिया। सीवान की वह तस्वीर आप सबने देखी होगी जिसमें पुलिस का जवान पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर AK-47 राइफल से फायर करता दिख रहा है। पहली बार नागरिकों के ऊपर AK-47 का इस्तेमाल भी इसी दौर में देखने को मिल रहा है। हिंसा का यह आलम देखकर लगता है कि सरकार इन्हें देश का भविष्य नहीं बल्कि आतंकी समझती है। और जब लाठी गोलियों से बात नहीं बनी तो सरकारी प्रोपेगेंडा का पुराना नुस्खा झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला गया। हाथों में तख्तियां, आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना और संदेश बिल्कुल स्पष्ट। सपने धरने से नहीं, पढ़ने से पूरे होते हैं। कड़ी मेहनत रंग लाई, सपनों को नई उड़ान मिली। न्यूज एजेंसी IANS ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा खेल रचा कि सीधे नीट क्वालिफाइड बच्चों से ही कैमरे पर कहलवा दिया, साहब जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन छात्रों का गुस्सा नहीं बल्कि भयंकर पॉलिटिक्स है। जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस तरह वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। हमें तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड पे जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े लीडर सब उसमें अपना RS सपोर्ट गेन कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा क्योंकि पॉलिटिकल होते जा रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी मतलब किया जा रहा है, आई सपोर्ट की मतलब लीक नहीं होना चाहिए पेपर और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए, बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। दुष्प्रचार का शिकार बनाए जा रहे इन मासूम बच्चों को क्या किसी ने यह कड़वी सच्चाई बताई कि बीते 12 सालों में इस देश के भीतर करीब 116 पेपर लीक हो चुके हैं और इस लीकेज का खामियाजा किसी नेता या अफसर के बच्चे नहीं बल्कि देश के 7 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने भुगता है। लेकिन गोदी चैनल्स आपको यह सच कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका काम युवाओं को न्याय दिलाना नहीं बल्कि सिस्टम के लीकेज छुपाना है। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? खैर, सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी कितना भी तेल पॉलिश कर लेती, काम कुछ नहीं आया। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा
अब प्रधान जी का जाना था कि हमारे तिहाड़ शिरोमणि की छाती पर सांप लौटने लगे, बाकायदा रील बनाकर ज्ञान ठेलने लगे। अरे सरकार चाहती तो डंडे मार के इन उपद्रवियों को खदेड़ देती, पर देखिए कितनी दयालु सरकार है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। आप सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी, एक और लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, लाठियां तोड़ दी, आंखों में आंसू गैस भर दी, पैलेट गन की बौछार कर दी, यहाँ तक कि AK-47 तक तान दी, लेकिन हमारे तिहाड़ शिरोमणि की प्यास फिर भी नहीं बुझी। उन्हें लग रहा है कि सख्ती थोड़ा कम रह गई। ये कैन डू जनरेशन है। और सब कुछ के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद जो हुआ वह न भूतो न भविष्यति टाइप है। नाकामियों का चलता फिरता भारी भरकम स्मारक बने प्रधान का 2 दिन बाद संसद भवन में इस तरह से स्वागत किया गया मानो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में रहते हुए भारत को 150 नोबेल और बुकर पुरस्कार दिला दिए हों, या कि भारत की किसी यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी बना दिया हो। किस बात में वेलकम है हुआ इसका? पूरा भारत जानता है कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को दुनिया का नंबर 1 बना सकते हैं, इन भाई साहब को। हम फिर से हुड़कचुल्लुओं पर लौट चलते हैं। अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक ऑफ हेट तो तिहाड़ शिरोमणि से भी 4 कदम आगे निकल गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बच्चों का जश्न रिपब्लिक के स्टूडियो में पहुंचते पहुंचते नीट एस्पिरेंट की मौत का जश्न बन गया। युवाओं की इस खुशी को इन्होंने विदेशी ताकतों से मिला तोहफा घोषित कर दिया। नेहा बोरा का अल्ट्रा प्रो डांस बता रहा है कि उन्हें राष्ट्र के खिलाफ काम करने का कोई बहुत बड़ा इनाम विदेशी ताकतों से डिलीवर हो चुका है। क्या विदेशी फंडिंग से ही पार्टी का खर्चा उठाया गया? क्या राष्ट्र विरोधी जश्न में विदेशी ताकतें भी शामिल थी? बहरहाल रिपब्लिक की इस चाटुकारिता पर हम क्या ही टिप्पणी करें। अर्नब बाबू अपने जमीर और अपनी पत्रकारिता की हैसियत हमसे और आपसे कहीं बेहतर जानते हैं। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। वैसे स्टूडियो में जब साजिशों का गुलदस्ता मुरझाने लगे तो उसे ताजा बनाए रखने का सबसे नायाब तरीका है उस पर झमाझम सूत्रों की बारिश कर दो। अब सूत्रों के हवाले से अचानक एक सनसनीखेज खबर तैरने लगी कि 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर पुलिस को 2873 ऐसे संदिग्ध दिखे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इनमें से 989 पर तो हत्या, डकैती और किडनैपिंग जैसे भारी भरकम मुकदमे दर्ज हैं। Delhi police has alleged that 2,873 men with criminal antecedents were present at the protest site during demonstrations over the alleged NEET paper leak between July 20th and 25th, with investigators using facial recognition technology and other technical methods to identify those in attendance. हालांकि हमारे गोदी मीडिया के सूत्रवीर अमन चोपड़ा साहब ने इसी गुप्त सूत्र पर अपना कम बाल और एकदम खत्म अक्ल वाला खोपड़ा दे मारा। स्टूडियो में हाथ पांव मारकर चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, जंतर मंतर पर तो लुटेरे आ गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर हुई हिंसा के अपराधी प्रदर्शन वाली जगहों पर देखे गए थे। एक नंबर आज गया है 2873 वो अपराधी जिन पर हत्या की कोशिश, रेप, पॉक्सो, डकैती और दंगा फैलाने के मामले पहले से चल रहे हैं। चलिए एक पल के लिए हम इस हवाई सूत्र को सच मान लेते हैं, फिर तो बहुत कुछ बुनियादी सवाल सीधे पुलिस और गृह मंत्रालय के मुंह पर जा चिपकते हैं। ये 2873 अपराधी क्या जेल की दीवारें तोड़कर भागे थे? क्या पुलिस को इनकी तलाश थी? क्या ये जमानत पर घूम रहे थे, या ये सिर्फ आरोपी थे, या कि अपनी सजा काट चुके कोई आम नागरिक थे? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें जंतर मंतर पर लाया कौन? आंदोलनकारियों ने इन्हें बुलाया था या खुद दिल्ली पुलिस ने? सवाल बहुत जायज हैं और बहुत सारे हैं, क्योंकि इस पूरे खड़मंडल को होगा वसंत मीडिया वाले दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही हवा दे रहे हैं। याद कीजिए 20 जुलाई को CJP ने एक गंभीर आरोप लगाया था कि जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा एक संदिग्ध ट्रक खड़ा है। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आए हुए हैं। न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने जब इस रहस्यमय ट्रक की खोजबीन की तो होश उड़ा देने वाली जानकारी सामने आई। 16 जुलाई को यह ट्रक एक इको कार से टकराया था। बाकायदा एक FIR दर्ज हुई थी और ट्रक पुलिस की कस्टडी में था। तो ये मोदी जी गर्दा उड़ा दिए साहब, कैसे सुनिए और समझिए। पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील ने व्यूअरशिप का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पूरी दुनिया में किसी रील को एक दिन में इतने व्यूज नहीं मिले आज तक। चापलूसी का कोटा सारे हुड़कचुल्लुओं के लिए तय है, उसे किसी भी विधि से पूरा करना होता है।
तो अमन चोपड़ा ने अपना कोटा पूरा करने के लिए मोदी जी के पोस्ट के लाइक गिनना शुरू कर दिया। गर्दे का तो पता नहीं, मगर धूल जरूर उड़ी, और वो धूल उड़ी है हमारी इस जेनजी के स्टीरियोटाइप छवि से। हमारी व्हाट्सएप या अंकल वाली पीढ़ी ने जेनजी को लेकर जाने कितने ज्ञान बांटे कि ये तो बड़े आलसी और बेपरवाह जनरेशन है। सुबह दोपहर 2 बजे होती है, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगी, डिप्रेशन पर रील बनाएगी, और देश में कोई बड़ा मुद्दा भी आ गया तो ज्यादा से ज्यादा एक हैशटैग चलाकर समझेगी कि लोकतंत्र को बचा लिया। हम भी यही मान बैठे थे कि ये जेनजी सड़क पर क्या उतरेंगे, ये तो धूप लगते ही पिघलने वाली आइसक्रीम है। लेकिन जंतर मंतर पर यही जेनजी न सिर्फ हजारों की संख्या में पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे, बल्कि सत्ता को ऐतिहासिक धक्का भी दे दिया, लाठी और डंडे भी खाए। आपने ड्रोन का यह नजारा देखा। ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें सिर्फ स्क्रीन टच करना आता है, जमीन टच करना नहीं। भाई साहब, इन्होंने ऐसा तूफानी आंदोलन रचा कि मोदी जी को आधी रात माय फ्रेंड वाला पोस्ट डालना पड़ गया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी बहुत रीलें देखी हम लोगों ने, उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। सरकार को इस डिजिटल फौज से निपटने का तरीका नहीं सूझ रहा था, लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात सिर्फ भीड़ नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी इस जनरेशन का सिविक सेंस। जरा देखिए, आंदोलन के दौरान ये बच्चे झाड़ू और कचरे की थैलियां लेकर खुद सफाई कर रहे थे। हमारे यहाँ आंदोलन का मतलब अक्सर यही समझा जाता है कि 2 बसें जलाओ, 4 बैरिकेड तोड़ो, 5 टायर फूको, पूरा इलाका धुआं धुआं कर दो और फिर घर चले जाओ। लेकिन इन युवाओं ने बताया कि सिस्टम से लड़ना और शहर को गंदा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। पूरे आंदोलन में न बसें जली, न सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और न ही किसी दुकान का शीशा फूटा। उल्टा अपना कचरा भी ये खुद उठा कर ले गए। वैसे इस जनरेशन का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। यह वो बदनसीब या कहें खुशकिस्मत पीढ़ी है जिसने न तो स्कूलों में टीचरों के लात घूसे खाए, न ही घरों में माँ बाप के चप्पलों वाले संस्कार झेले। मतलब हिंसा से इनका कम ही नाता रहा। मगर जुल्मी सिस्टम का कमाल देखिए, जिन्होंने कभी माँ बाप की डांट नहीं सुनी थी, वो सीधे पुलिस की लाठियां और वाटर कैनन सह गए। और बदला कैसे लिया? पत्थरबाजी या फिर तोड़फोड़ से नहीं, गाड़ियां जलाने से नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे कातिलाना मीम्स, न्यू एज गालियों और रील से कि सामने वाले का जन्म खुद शर्मिंदा हो जाए। सुपर हिट। प्लीज अंकल, नाश्ते करना नहीं है। मैं हल्कू हूँ रे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ रे। लेकिन इस आंदोलन की इससे भी ज्यादा खूबसूरत और राहत देने वाली बात कुछ और है। यह आंदोलन लड़कियों के लिए एक सुरक्षित छत साबित हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में देश भर से लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुई, और सबसे बड़ी बात, इस उमड़ते जनसैलाब के बीच भी उन्होंने खुद को पूरी तरह सुरक्षित और आजाद महसूस किया। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार तिशा मुखर्जी ने हाल ही में एक बेहद निजी अनुभव साझा किया। उन्होंने लिखा कि साल 2015 में सदर बाजार की भीड़ में उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। उस एक घटना ने उन्हें वर्षों तक भीड़ से डरा दिया। लेकिन जब त्रिशा जंतर मंतर पहुंची और हजारों की भीड़ के बीच कतार में खड़ी हुई, तो पहली बार भीड़ के बीच भी उनका दम नहीं घुटा। लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे, नारेबाजी हो रही थी, पुलिस लाठियां लिए खड़ी थी, लेकिन उस दबाव में भी एक सुरक्षा का दायरा था और एक मर्यादा थी। त्रिशा ने लिखा कि जीवन में पहली बार किसी भीड़ में उन्हें लगा कि वो सांस ले पा रही हैं, सुरक्षित हैं। वाकई जेनजी के आंदोलन की यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिस देश में बहन बेटियों को बस और ट्रेन की भीड़ अदृश्य बलात्कारी की तरह डराती है, वहां अगर कोई विरोध प्रदर्शन उनके लिए भी सुरक्षित पनाहगाह बन जाए, तो समझ लीजिए कि वह आंदोलन सिर्फ सरकार से नहीं, समाज से भी संवाद कर रहा है। संस्कृत और संस्कृति को बचाने के लिए नए नए जियालिम मैदान में आ चुके हैं। संस्कृत हमारी संस्कृति की एक पुरानी पहचान है। इसे हम ओछी हंसी मजाक और सोशल मीडिया की पश्चिम वाली प्लानिंग का शिकार नहीं बनने दे सकते। और यह देखकर एक कड़कती हुई आकाशवाणी हुई। लवड़े न भोज्यम। 2 शब्दों वाले भाई ने कहा कि वो संस्कृति को बचाएंगे, और संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत को बचाना जरूरी है। इनकी वीडियो का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिस तरीके से खुद ये ब्लैक एंड व्हाइट हुए हुए हैं, और पूरे वो जो पुराने लोग होते थे जो कि न्यूज़ को पढ़ते थे या सुनाते थे टीवी पे, पाकिस्तान में भी और जिस तरह इंडिया में भी, वही पूरा था जिस तरह पूरा जो ओढ़ा हुआ है, और साथ में वो जो बातें बता रहे स्टार्ट, और सब बिल्कुल सीरियस
तरीके से रोस्टिंग चल रही है यार, क्या ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है बात की। एक तो मोदी पे, एक उनकी जो है गोदी मीडिया पर, ठीक है, जो गोद में ले लेके जो है घूम रहे होते हैं कि हमारे अब्बा जी को, हमारे पापा को कुछ नहीं कहना है। और यहाँ पे जेनज़ी के ऊपर इतना ज़ुल्म किया इन लोगों ने, उनके ऊपर क्या नहीं किया उन बच्चों पे यार। वो ये सही कह रहे हैं कि ये वो हैं जिन्होंने ना अपने माँ-बाप की मार खाई है, ना डाँट खाई है, ना इन्होंने अपने जो है टीचर्स की मारें खाई हैं, ना सज़ाएँ भुगती हैं, और सीधा जो है पुलिस वाले गुंडों के हाथों में जो है चढ़ गए। और बाकायदा बोला गया पहले इनको कि ये लोग हमें मार रहे हैं। उसके बाद जो है इन पे ये इल्ज़ाम जो है लगाए गए कि ये जो है वो खतरनाक हैं मुल्क के लिए। फिर ये बताया गया कि बाहर की जो ताकतें हैं वो इनको फंडिंग कर रही हैं। मतलब जो भी इन पे इल्ज़ाम जो है लगा सकते थे वो लगाए। लेकिन जेनज़ी ने इस चीज़ को जो है मज़ाक में ले लिया बेचारों ने। पहले तो रोए-धोए, फिर उनको समझ आ गई कि भाई हम अपने स्टाइल से ही लेके चलते हैं। अब स्टाइल क्या लाजवाब था कि वाक़ई उस बंदे को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इतने सारे जो बेचारे मासूम बच्चों पे ज़ुल्म हुआ, वो चीज़ इनको नहीं पता। जिस तरह से उनके ऊपर फायर किए गए, उनके ऊपर जो है गैसेज़ जो है छोड़ी गईं, उनके ऊपर जो है पत्थर बरसाए गए, बॉडियाँ उनकी बेचारों की इंजर्ड हो गई, लेकिन वो समझ नहीं आया। स्पेशली सबसे ख़राब चीज़ कि पुलिस वालों की जो है वीडियोज़ आई हैं जिसमें वो लड़कियों के साथ उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे वो लाठियों से बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, और बाकायदा सोशल मीडिया पे ये चीज़ आई। और थैंक यू बोलो जेनज़ी को कि इंडिया को मोदी ने और गोदी मीडिया ने जितना ज़मीन में गाड़ दिया था, जेनज़ीज़ ने अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए दुनिया को ये बताया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैली है न्यूज़ कि यार बहुत अच्छे बच्चे हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को पहुँचाया। और जब इनका प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद रोड भी साफ़ किए। मतलब मोदी, तूने कभी ज़िंदगी में भी सोचा है? मतलब कोई भी नहीं सोच सकता कि प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, गोलियाँ फायर हो गई, हर जगह यही है, मतलब जहाँ पे जहालत है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल बड़ी अच्छी वीडियो थी, मुझे तो था कि पूरी फ़नी होगी, लेकिन बहुत सारी सीरियस चीज़ें भी हमें जो है देखने को मिली इस वीडियो में। और जेनज़ीज़ मानो या ना मानो, एक अलग किस्म के लोग हैं, ठीक है? बहुत अलग, और मतलब सीरियस हैं। ऐसा नहीं कि सबको यही लगता था, वो सही कह रहे हैं कि व्हाट्सएप अंकल वालों को कि भाई देर से उठते हैं, ये करते हैं। लेकिन अभी की जो ये जेनज़ीज़ हैं, ये सारे के सारे बड़े ही सेंसिबल हैं। इनको पता है इन्हें क्या करना है, और कोई और इनके ऊपर राय थोप नहीं सकता। हालाँकि बच्चे हैं, थोड़े अक्ल के भी जो है कच्चे हैं, लेकिन इनको ये पता है कि क्या करना है। उन बड़ों से तो बहुत अच्छे हैं जो कि देखा-देखी मोदी के रास्ते पे ही चलते जा रहे हैं, जो कि नफ़रत ही फैला रहे हैं। मैंने खुद देखा था कि बाकायदा बोला गया था कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इनका जो खाना है वहाँ से आ रहा है, इनके पास इतना पैसा कहाँ है, ये इतने कम्फ़र्ट कैसे फ़ील कर रहे हैं। बल्कि वहाँ पे जो मुसलमान भाई उनको जो है खाना दे रहा था, उस पे भी अच्छा ख़ासे इल्ज़ामात आए। वो भी अज़ाब में आ गया बेचारा। मतलब तुम लोग तो अपने मुल्क और कौम के बच्चों के नहीं हो, तो फिर बाकी तुम लोग किस किस्म के हो? तुम्हारी नफ़रतें किधर तक जा रही हैं? कोई सीमा है क्या नहीं? यही बोलते हैं ना तुम लोग, मतलब कोई हदूद है कि नहीं है भाई? तो आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।